हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और हमेशा की तरह इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी चाहे आपकी पियाजे से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी हो, चाहे आपकी मोरल डेवलपमेंट हो, सारी आज मतलब जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इन थ्योरीज के अंदर से लेके आया हूँ। वीडियो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। टेक्निक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, जो भी चीज आपको जरूरत है वो सारी टैट्स गुरु चैनल पर आपको मिलेगी। आपको पता है इस चैनल पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के बेहतरीन वीडियो सेशन मिलते हैं। और दोस्तों वी हैव सेट ए टारगेट क्या, आपके 30 नंबर का टारगेट, यानी कि आपके जो नंबर आने चाहिए वो है 30 आउट ऑफ 30। डेफिनेटली अगर आप वीडियो सेशन को फॉलो करते हो, जो कि शाम को इस वक्त मैं अपलोड करता हूं, मतलब 6 और 7 टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपलोड करता हूं, तो वो वीडियो सेशन आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करें। अगर जिन भाई बहनों ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इन वीडियो सेशन को फॉलो कर सकता है, और जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है तो भैया उनके तो नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को फॉलो करता है। तो देखो दोस्तों, कोहलबर्ग का जो स्टेजेस था, यानी कि लेवल कितने थे, उसमें 3 लेवल थे और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस थी, तो टोटल स्टेज कितनी हो गई, 6 स्टेज हो गई। यानी कि लेवल 3 थे, स्टेज 6 हो गई। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को फॉलो करता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि 6 स्टेजेस थी, तो स्टेजेस कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकती, स्टेजेस कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकती, कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकती, कभी भी नॉन हायरार्किकल नहीं हो सकती। तो ऐसे ऑप्शन जहां पे वेरिएबल या फिर आइसोलेशन या पे जहां पे नॉन हायरार्की की बात हो, तो वो ऑप्शन तो आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो देखो, जैसे पहला ऑप्शन है वेरिएबल, उसके बाद आ गया आइसोलेटेड, उसके बाद आ गया नॉन हायरार्की। तो इनको तो आप हटा दो, ये तो आपको नहीं कर, क्योंकि तो स्टेजेस होती हैं वो कंटिन्यू मैनर में होती हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है। अगर सीक्वेंस नहीं फॉलो होगा तो इसका मतलब ये है कि पहला स्टेज का बच्चा जो है कभी भी 5th स्टेज में जा सकता है, 5th स्टेज का बच्चा कभी भी 3rd स्टेज में आ सकता है, मतलब जंपिंग पॉसिबल है। और ऐसा नहीं हो सकता, अगर स्टेजेस बनाई है तो स्टेजेस जो है वो इट हैज टू बी इन सीक्वेंस। तो ऑप्शन जो है जो रहता है वो सी है, सी इज द राइट आंसर। सी में ये कहा गया है कि यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी कल्चर हैं, मतलब मान लो जैसे एक पर्सन है और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रो कर रहा है, और एक उसी उम्र का जो है दूसरा पर्सन है वो अफ्रीकन कंट्री में है, दोनों का मोरल डेवलपमेंट सेम पेस पे चलेगा, मतलब एक साथ ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसा कोहलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट में कहा था, जो कि बाद में जाके इस पॉइंट को लेके काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचना हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट का फ़र्क मोरल डेवलपमेंट में काफ़ी पड़ता है। तो हो सकता है क्योंकि जो कोहलबर्ग ने उन्होंने एनवायरनमेंट को इग्नोर किया था, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, अगर इस कथन को देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी के नीचे जो है सेकंड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करें, यानी कि भाषा विकास की बात करें, तो पियाजे ने कौन से एरिया को अंडर एस्टिमेट किया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फैब 2014 में आ चुका है। तो अगर बात करें कि भाई भाषा कौशल के अंदर पियाजे ने कौन सी चीज़ को इग्नोर किया था, तो देखो हेरिडिटी तो वो लेके बिल्कुल साथ लेके चले थे, ये तो बिल्कुल उनकी टैगलाइन थी। और बात करते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, तो इनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी बोला है कि बच्चा जो अपने आप से बात करता है तो वो ईगोस्टिक होता है। उसके बाद बात करें बच्चे का रोल, भी उन्होंने बताया कि बच्चा जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन नॉलेज की वो कर सकता है। लेकिन जहां तक उन्होंने इग्नोर किया था तो वो है आपका सोशल इंटरेक्शन, कि बच्चा जो है
एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की ने इस पॉइंट पर ही अपनी सारी की सारी थ्योरी बनाई थी। ठीक है, तो बात करें अगर पियाजे की, तो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इग्नोर करके चले थे वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ओके, दैट्स क्लियर। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की की अगर बात हो तो वो आपका बेसिकली वहाँ पे आप देखो कि सोशलाइजेशन की बात होगी, और जहाँ पे पियाजे की बात है तो वहाँ पे सोशलाइजेशन की बात नहीं होगी, वहाँ पे मैचुरेशन की बात होगी, वहाँ पे एज की बात होगी, वहाँ पे आपकी हेरिडिटी की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। पेन कॉपी ले लो, नोट्स बना के चलो। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। Let's move to the next question. Cognitive apprehensions and instructional conversations. ये जो क्वेश्चन है सीटेट फैब 2014 में आ चुका है। तो आपको बताना है कि जो कॉग्निटिव एप्रीहेंशिप्स हैं और जो इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशंस हैं वो बेसिकली क्या है। तो देखो, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं सीटेट में पूछे जाते हैं। कॉग्निटिव का मतलब देखो होता है, अगर आपको एप्रीहेंशिप का मतलब ना पता हो ना, तो ये समझ जाओ कि भैया यहाँ पे जो है कॉग्निटिव की बात हो रही है। तो हो सकता है ये ना संज्ञानात्मक विकास से लेके ही कुछ होगा, और संज्ञानात्मक विकास से लेने का मतलब ये है कि ये पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ होगा, लर्निंग से रिलेटेड ही कुछ होगा। जहाँ तक बात करें इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे कि पढ़ाना, टीचर जो है किस तरीके से पढ़ाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन कन्वर्जेशन है, जो टीचर की जो कन्वर्जेशन है, तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन के अंदर लर्निंग की बात हो रही है। और ये बात समझ में, किसकी बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है। तो अगर लर्निंग की बात करें तो जैसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें, कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। अब देखो ये जो ऑप्शन है आपको काफ़ी अप्रोप्रिएट लगेगा, क्योंकि इस ऑप्शन में ये कहा गया है कि लर्निंग को कंसीव करना। कंसीव का मतलब ये होता है कि अपने अंदर धारण करना, अधिगम को अपने अंदर धारण करना। किस तरीके से करना, कि सोशल एक्टिविटी के अंदर। और आपको पता है कि सोशलाइजेशन का कितना बड़ा रोल होता है लर्निंग को कंसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन काफ़ी अप्रोप्रिएट लगा। एओ इज़ द राइट आंसर। एंड डोंट बी वरी, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही ये क्वेश्चन जो है, इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा मत समझना कि सर जो है अपने आप से ही आंसर जो है टिक कर रहे हैं और इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिक है सारे के सारे आंसर आपके। उसके बाद जो है आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। देखो, जो आपकी लर्निंग का जो कंसीव होना है वो किसी मेथड पे डिपेंड करे पर्टिकुलर, तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि देखो दो मेथड होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली। और अगर हम सोशल एक्टिविटी नहीं करें और हम सिंपल ये कहें कि यार मेरे पास ऐसे मेथड हैं, टीचर ये बोले कि मेरे पास ऐसे मेथड हैं कि मैं इस बच्चे की जो है, अगर ये इसका सोशलाइजेशन भी नहीं होगा ना, तो मैं इस बच्चे के अंदर ज्ञान का धारण कर सकता हूँ, मतलब ज्ञान इसके अंदर घुसा सकता हूँ, भर सकता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, टीचर है, भगवान नहीं है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, एम्फेसाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल। तो यहाँ पे बात आ गई टेक्सचुअल मटेरियल की, जो कि इस ऑप्शन को अपने आप ही नैरो बना देता है। उसके बाद हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव एफिशिएंसी। तो ए और डी में अगर आप देखेंगे तो जो ए है वो ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट लग रहा है एज कंपेरेटिवली डी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग जो है बता सकते हैं। इन वाइगोत्स्की थ्योरी के अंदर विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर जो है कौन सा डेवलपमेंट का जो बेसिकली एस्पेक्ट है वो उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जहाँ तक वाइगोत्स्की की बात है तो उन्होंने सोशलाइजेशन पर जोर दिया था, और जहाँ पे पियाजे की बात है तो उन्होंने बायोलॉजिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को वो नेग्लेक्ट करके चले थे। सी इज़ द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल सा है, और सीटेट सितंबर 2014 में ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, इनमें से कौन सी जो स्टेज है इन्वॉल्व है जब बच्चा थिंक करता है, सोचता है विद देयर आईज, ईयर्स, हैंड्स। अब जो ये आईज हैं, आंखें, कान और उसके हाथ, बेसिकली उसके सेंसेस के अंदर ही ये चीज़ें चलती हैं। बच्चा जो है, बच्चे का टीचर कौन होता है,
पहली स्टेज में वो होती है बच्चे की सेंसेस, जो बच्चों को पढ़ाती है, जो बच्चे को पढ़ाती है, जिसके थ्रू बच्चा जो है फील, टच करना सीखता है, स्मेल करना सीखता है, ठीक है, देखना सीखता है। तो बेसिकली ये आपकी सारी सेंसेस होती हैं, बच्चे की सेंसेस होती हैं, और ये जो सेंसेस हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आती हैं। ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को फॉलो करें और मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं कि आपका 100%, क्योंकि ये जो है CTET के पुराने क्वेश्चन हैं। CTET के पुराने क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने आपको बताया है CTET के ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करें, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ से उनको सोल्व करें। तो बेसिकली आपको काफ़ी मदद करेगा, और एक टेस्ट होता है आपका नॉर्मली, उससे कि आप अपने आप को जज कर सकते हो, आप अपने लेवल को जज कर सकते हो कि भाई आपका लेवल जो है कहाँ पे है, ठीक है, कितने पानी में हो आप। उसके बाद नेक्स्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली, जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स बाय, जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं वो समझ बढ़ाते हैं बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट्स की, किसके द्वारा? अब जो कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं बेसिकली जैसे आपका एक ट्री मैप होता है, एक आपका होता है ट्री मैप, अगर आप पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इस टर्म से आप वाकिफ़ होंगे, ट्री मैप। अब जो ट्री मैप है क्या है, जैसे पूरा एक चैप्टर होता है, बेसिकली चैप्टर के अंदर एक ट्री बना देते हैं और उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हर ब्रांचेस के जरिए हम उनको दिखाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ट्री मैप उसका नाम है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी क्या चीज़ इंक्रीज करता है, तो बेसिकली वो आपकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है ऑर्गेनाइज मैनर में। इन्फॉर्मेशन किस में होती है? ऑर्गेनाइज मैनर में। और ऑर्गेनाइज मैनर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। लॉजिकल एबिलिटी मतलब पूरा चैप्टर जो है आप लोगों के सामने है, पूरा चैप्टर जो है आप एट ए ग्लांस उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैप से अगर आपको ये ऑप्शन रिलेट करना है तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड, मतलब कल्चर की नॉलेज को लेके, स्किल्स को लेके किसने बात कही थी? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन आपके एक नेचुरलिस्ट थे, आपके बायोलॉजिस्ट थे, स्किनर आपके बिहेवियरिस्ट थे, और ब्रोनफेन बर्नर आपके इकोलॉजिकल मॉडल उन्होंने बनाया था। बात करते हैं कल्चर को लेके किसने बात कही है, तो वो हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर, और ये जो क्वेश्चन आ चुका है CTET सितंबर 2014 में आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए टीचर यू फर्मली बिलीव, मतलब एज ए टीचर आप बिलीव करते हो सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग, मतलब रैगिंग नहीं होनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमेटीज इन स्कूल्स, और उसके लिए आप पोस्टर जो है उसके अगेंस्ट पोस्टर पुट करवाते हो, स्कूल की कमेटी बनवाते हो। द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, और जो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली जो एडोलेसेंस आपको ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन से कोलबर्ग के कौन से स्टेजेस में चल रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस में वो चल रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपको एडोलेसेंस ज्वाइन कर रहे हैं तो प्री कन्वेंशनल तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्री कन्वेंशनल आपके बच्चों के ऊपर बनाया गया है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, यानी कि 1 to 5, और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं दे आर नॉट एडोलेसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की, तो देखो यहाँ पे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्टेज है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए मैंने। अब यहाँ पे या तो ये कन्वेंशन लेवल है या फिर ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशन लेवल में एक स्टेज होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिकली 2 स्टेज होती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिकल की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट, मतलब 2 पार्टी के बीच में एक बॉन्ड हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट और जो कॉमन पीपल होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमें टैक्स दें,
और पीपल जो है टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, जिसके बदले गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक प्रकार का सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे टीचर है और बच्चे हैं, तो टीचर जो है बेसिकली बच्चों को कह रहा है कि भाई आप मेरे साथ आएँ, रैगिंग और बुलिंग को रोकें, और बच्चे उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो और बदले में टीचर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो गया है दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Retrieving hidden objects is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive functions। CTET सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। देखो, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके अंदर एक ऑब्जेक्ट परमानेंस की एक विशेषता डेवलप नहीं हो पाती, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो उनके सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे और रखने के बाद जब आप उस ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो बच्चा जो है उसकी एग्जिस्टेंस को भूल जाता है। बच्चा जो है केवल उनको देख के ही ये अपने माइंड में सोचता है कि भाई हाँ ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही हटा दिया बच्चा सोचेगा कि यार उसका अस्तित्व ही नहीं है संसार में, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब क्या है रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को देखना स्टार्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको पता है कि आप चाहे उनके सामने रखो या फिर ना रखो। इन्फेंट को ये पता होगा, इन्फेंट जब धीरे धीरे अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आएगा तो उसको ये पता होगा कि भाई हाँ ये जो है ऑब्जेक्ट वास्तव में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मोबाइल, अर्ली चाइल्डहुड में अगर कोई बच्चा है उसके सामने अगर आप मोबाइल रख दोगे तो बेसिकली और उसको हटा दोगे तो उसको पता है कि भाई मोबाइल है, चाहे रखो या मत रखो मोबाइल तो है। उसको पता है कि मोबाइल नाम की एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इस संसार में। तो बच्चा जो है इस विशेषता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है और कर भी जाता है। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट का मतलब है पुनः प्राप्ति करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब इन्फेंट होता है तो वो जो है यही समझता है कि जो उनके सामने जो ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ वही हैं और जो नहीं है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में जाता है तो बच्चा जो है इस विशेषता को प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रोल्स और बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है ग्रुप के अंदर, मतलब रोल्स को कंसेप्ट करता है, बिहेवियर्स को बताता है कि भाई बच्चों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बच्चों का रोल कैसा होना चाहिए इन द ग्रुप, ठीक है। तो सिबलिंग एंड टीचर, देखो बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है तो टीचर का वहाँ पे इतना रोल नहीं होता, सिबलिंग का रोल होता है लेकिन टीचर का रोल नहीं होता। और सेकंड ऑप्शन में भी टीचर है तो इसको भी हटा दो आप। थर्ड की बात करते हैं पीयर्स एंड पेरेंट्स। तो देखो बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में है, मान लो बच्चा 3 साल का भी हो सकता है, 3 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है, लेकिन वहाँ पे पीयर्स का कोई रोल नहीं होता है। समझ लेना इस चीज़ को, पीयर्स का रोल होता है जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में जाता है या फिर लेटर चाइल्डहुड में जाता है, तब ज़्यादा पीयर्स का रोल होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उसको गैंग एज स्टेब्लिश करनी होती है लेटर चाइल्डहुड में। पेरेंट्स एंड सिबलिंग बचे हैं तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्चा मान लो अगर कोई 3 साल का बच्चा है तो उसके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट्स तो है ही भाई, पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से उसके साथ रह रहे हैं, साथ में उसके भाई बहन सिबलिंग्स जो उसके कजन वगैरह होंगे उनके साथ वो खेलेगा। सबसे पहले तो उन लोगों के साथ ही खेलना स्टार्ट करेगा, तभी वो घर से बाहर निकलेगा, तभी वो पीयर्स अपने फ्रेंड्स बना पाएगा, पीयर ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, जो कि बच्चे का रोल एंड बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं इन ए ग्रुप, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइम मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और इन क्वेश्चंस को मैं जो है बड़ी बारीकियों से करवा रहा हूँ और साथ में हर ऑप्शंस को हम जो है डिस्कस करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी एक वीडियो सेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स का होता है, तो आपका एक वीडियो सेशन हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे आके और 10 के 10 क्वेश्चंस को सीधा ऐसे बोल दूँ और आपको आंसर टिक करवा दूँ, समझ में भी तो आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियो सेशन थोड़े लेंथी हो जाते हैं लेकिन आपको समझ में आते हैं।
ठीक है, आप इन वीडियो सेशन को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हो और उम्मीद है कि आप जो है आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते रहो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद न्यू वीडियो सेशन विद न्यू कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा फिर से 10 या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम CDP। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी दोस्तों, थैंक यू।